चलिए आइए बच्चे, सर आज हम एक चैप्टर है जो पूरा रिवाइज करेंगे बच्चे, और आप ये कह सकते हैं सारे क्वेश्चन मेरी कोशिश होगी कि हम प्रैक्टिस कर लेंगे आज ही। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिख दो एक बार, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। उस डोर बंद कर दो, लॉक कर दो। इतने बच्चे तो ज़्यादा दिख रहे थे पहले, हाँ इतने ही आए। चलिए ठीक है सर, तो बेसिकली हम लोग एक चैप्टर कर रहे हैं आज, इशू ऑफ डिबेंचर्स, और आपके एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आ सकता है बच्चों? 5 मार्क्स का। ठीक है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, फोकस रखिएगा। 1.5-2 घंटे में सारी बातें आ जाएंगी, प्रैक्टिस भी यहीं पे ही करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चे, तो एकदम फोकस से करना है। 5 नंबर हमको अगले 2 घंटे में पक्के करना है। सर इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है, आप पहले सीक्वेंस लिखिएगा। इससे आपका प्रैक्टिकल आता है, थ्योरेटिकल जरा सा है जो मैं बातें कर लूँगा आपके साथ। लेकिन सबसे पहले हमको आनी चाहिए डिबेंचर्स को इशू करने की जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, जर्नल एंट्रीज। देन सर मैं आपके साथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसके बारे में कुछ बात करूंगा। और इससे रिलेटेड एक टीडीएस होता है बच्चे, उसके बारे में बात करेंगे। देन यू हैव इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब डिबेंचर इशू तो होंगे पर कैश नहीं मिलेगा, उसके जगह होता है ना फिक्स्ड एसेट हमने लिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए, है ना। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये क्या होता है देखेंगे इसको। और लास्ट टॉपिक आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बच्चे, ये पूरे के पूरे चैप्टर में ये बात है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब इशू ऑफ डिबेंचर्स तो पहले भी था, पर न्यू सिलेबस में हमारा रिडेम्पशन भी डल था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगला चैप्टर जो हम करेंगे वो आज का, तब जैसे आज मंडे वेंसडे को मैं आपको रिडेम्पशन करवाऊंगा। ठीक है, अगर कुछ टाइम बचा तो आज हम रिडेम्पशन हो सकता है शुरू भी कर लेंगे। बट आइए सबसे पहले मुझे बताइए डिबेंचर्स होता क्या, कैपिटल और लोन? लोन। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले, जो मैं बोलूंगा एक बार लिखना। डिबेंचर्स आर बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। सर क्या इसको कोई फर्म इशू नहीं कर सकता? नहीं कर सकता बच्चे। डिबेंचर इशू करने की पावर किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के। सो डिबेंचर्स आर द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, debentures are issued to public generally, I mean मतलब इन्वेस्टर्स और भी LIC और उनको भी इशू कर सकते हैं, बट डिबेंचर्स आर जनरली, हम लोग जो हमारे चैप्टर में जो देखेंगे वो क्या होगा बच्चे, डिबेंचर्स आर जनरली इशूड टू पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, debentures carry rate of interest. Debentures carry rate of interest which is to be paid by company, to debenture holders.
सर ये क्या लिखवा रहे हो? बस ये बेटा स्टार्ट होएगा ना आपका, जैसे कल को आप जब रिवाइज करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड, डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर अ specified period. Debentures are to be redeemed after a specified period. After a specified period. और इन डिबेंचर्स को क्या बोला जाता है? रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। जैसे ऐसी थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं आपके साथ, रिडीमेबल REDEEMABL, रिडीमेबल डिबेंचर्स। और इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो वापस कन्वर्ट की भी बात नहीं करूंगा, जिसपे ये नहीं है कि भाई मैं इतने टाइम बाद दूंगा, कंपनी जब बंद हो जाएगी तभी मिलेगा तुम्हें। इरिडियबल होता है कि उसके अंदर कोई टेन्योर नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं, मैंने आपसे जो भी मैं बात कर रहा था, ये आप ये कह सकते हैं सर एक कंपनी है, मान के चल लो बच्चे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और वो क्या इशू कर रही है जी? दे आर इशूइंग डिबेंचर्स। और जिस तरीके से शेयर्स में होता है ना बेटा, इतने नंबर ऑफ शेयर, ऐसी नंबर ऑफ डिबेंचर्स होता है। तो मान लो कितने डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं? 1 लाख एट द रेट ऑफ 12 ईच। सर क्या इसमें पार वैल्यू होती है? हाँ बेटे हाँ। तो इसमें भी पार वैल्यू कितनी है जी? 10 होती। एंड व्हाट इज द इशू प्राइस? इशू प्राइस इज 12। तो एसपीआर कितना हुआ? 2। तो अगर मैं यहीं पे, चलो ठीक है बात कर लेंगे, और ये जिसको भी इशू कर रहा है पब्लिक को कर रहा है, और उनको मैं क्या बोल रहा हूँ जी? डिबेंचर होल्डर्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है? कंपनी नीड फंड्स कितना? एग्जैक्टली 12 लाख रुपए। तभी तो 1 लाख डिबेंचर इशू करूंगा, 12 रुपए मिलेंगे तभी होगा, ठीक है ना बच्चे। अब आप मेरे को बताइए सर हमने क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट है बच्चे जर्नल एंट्रीज। शेयर्स में भी आप आईपीओ समझते हो। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। उसी तरीके से डिबेंचर्स भी यही है, फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक के पास जा रही है, बोल भाई पैसे दे। तो सर इसमें क्या होता है? सेम होता है बेटा। है जी मैडम? ट्वेल्थ में मेरी आज नहीं आज टीडीएस में होगी भी आपकी, वैसे भी आप 430 फ्री हो, वैसे भी 6 महीने के बाद में 430 फ्री हो। अभी कुछ देर रीज़न ये है कि आप टीडीएस में फ्री हो जाओगे, और अभी आपकी क्लास भी नहीं है इवनिंग का। मैम मतलब को ना ऐसे पंगे क्यों उड़ा दी? 11 की चलने नहीं हो पाता, वो एनर्जी खत्म हो जाती है, समझ रहे हो? ठीक है, आइए बच्चे, एप्लीकेशन पे है बच्चे 3 रुपीज। अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2 रुपीज। इसके ऊपर आपके मॉड्यूल में 3 इलस्ट्रेशन, 3 से 4 इलस्ट्रेशन है जो स्टार्टिंग की यही है, और मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं आपको क्वेश्चन पे कंट्रोल कैसे लेना होता है, ठीक है। आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने, क्या आप बता सकते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 1 लाख, और इशू प्राइस क्या है? 12 रुपए। एसपीआर कितना है? 2 रुपए। तो आइए जी शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए सबसे पहली एंट्री डिवेंचर्स में क्या होती है बेटा? एग्जैक्टली साथ साथ डालेंगे सभी बच्चे, ठीक है। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और ब्रैकेट में आप ऐसे लिखेंगे सर जी 1 लाख डिवेंचर्स है, कितने रुपए लिखूं बच्चे? 3 रुपए, क्योंकि एक साथ नहीं आ रहा ना अभी। 3 lakhs एंड 3 lakhs। फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत किसी को?
अगली एंट्री क्या होगी बच्चे? डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। सर ये परसेंटेज का मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लिखा जाता है। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर फिक्स हो रखा है 12%, तो आप मुझे बताइए क्या लिखूं मैं? 12% डिबेंचर। कितना अमाउंट बच्चे? 3 लाख। प्लीज स्पीड रखेंगे सारे बच्चे, 2 घंटे में सारा कंटेंट होना है हमारा। एक्टिवली सब पार्टिसिपेट करेंगे और स्पीड रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या एंट्री डालूं? डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर टू SPR। ठीक है बच्चे, अभी क्वेश्चन के हिसाब से टू 12% डिबेंचर्स टू SPR कितना हो गया बेटा? हाँ 1 लाख इंटू कितने रुपए है बच्चे? 5 लाख। 1 लाख इंटू 3 लाख। 1 लाख इंटू 2 लाख। हाँ जी, नरेशन लिखनी बहुत जरूरी होती है भाई। नहीं साथ साथ नहीं, अभी चलो ठीक है, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज है। आप यहाँ पे इसको लिखना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? बीइंग 1 लाख डिबेंचर्स एप्लीकेशन रिसीव। पहले वाले का यही है, अगले का क्या लिख दोगे आप? बीइंग 1 लाख एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड। ठीक है ना बच्चे? तो इस तरीके से आप लिखेंगे। हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत, बस आपको एक्सप्लेन ही करना है। और आप आगे ऐसे लिख सकते हो, एप्लीकेशन मनी इज 3 रुपीज। ठीक है, आप उसको और जैसे मॉड्यूल में सिर्फ उसको एक्सप्लेन ही तो करा होता है। ठीक है, आइए इधर आइए भाई, अगर चलाना है तो चला लेना, चलाना है तो चला लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट बताइए बच्चे फटाफट। एग्जैक्टली क्या एंट्री होगी बच्चों? बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितने रुपए? 5 लाख। फटाफट प्लीज नेक्स्ट एंट्री बताइए फटाफट। डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर। 1 लाख डिबेंचर कितने रुपए के? आई थिंक 2 रुपए के। 2 लाख। अगली एंट्री बताइए फटाफट। बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 2 लाख। बहुत बढ़िया। अगला बताइए डिबेंचर फाइनल कॉल। डिबेंचर फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर्स कितने? 2 लाख। एंड लास्ट एंट्री बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 2 लाख। फटाफट बताइए, फटाफट बनाइए इसको, यहां तक कोई डाउट है तो। हाँ जी, जल्दी एंट्री बनाओ। बन गई सब बच्चों की एंट्रीज? क्या आप बैलेंस शीट को विजुअलाइज कर पा रहे हो? आप सोच के देखिए, अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैंक में कितना आ रहा होगा? 12 लाख रुपए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब कट चुका है, सिर्फ क्या आ रहा होगा? 12% डिबेंचर्स कितने रुपए? 10 लाख। और क्या आ रहा होगा? SPR 2 लाख। ले दे के एंट्री सिर्फ क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू SPR। ये तो फेजेस में आ रहा तो वो क्रक्स है, लेकिन ले दे के तो एक ही एंट्री है। तो क्या मैं आपको, अगर ये कंपनी सीधा एक ही बार इशू करती है, आपको समझाने का तरीका है, हमने स्टेप बाय स्टेप तो देख लिया, बट कह सकता हूं कि कंक्लूडिंग एंट्री क्या है? बैंक में 12 लाख,
टू परसेंटेज डिबेंचर्स 10 लाख, क्योंकि कैपिटल की तरह परसेंटेज डिबेंचर भी हमेशा किस पे क्रेडिट होता है, पार वैल्यू पर होता है, और पार वैल्यू से ऊपर जो भी मिला बेटा दैट्स इट, यही तो एंट्री है बस, और कुछ थोड़ा ना डला है सर, कहीं यहां तक कोई दिक्कत? चलिए जर्नल एंट्रीज पे फोकस रहेगा। अभी आपको एग्जाम में ना ही सिर्फ इशू की बात करी जाएगी, ये वाला पॉइंट यहीं तक है, ठीक है जी, ध्यान से सुनते जाइएगा। अच्छा अब आप कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिख लो, लाइन डाल लेना ऐसे कि वो कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये लाइन डाल लेना, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 5000, पार वैल्यू 10, टेन्योर 4 years। टेन्योर का मतलब क्या हुआ बच्चा? 4 साल बाद आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा जी। हाँ जी, देखते हैं एक बार, ठीक है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रीमियम की बात करूँगा तो इसका मतलब है वो प्रीमियम कितने रुपए का है, 2 रुपये का, क्योंकि बहुत सारा 12 हो सकता है, और अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो भी 12, तो प्रीमियम है जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, हम कुछ केसेस बनाएंगे और आप एंट्री समझेंगे, एंड प्लीज़ डेट भी लिख लीजिएगा। मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स ये इशू कब करें, 1/4। क्या मुझे सिर्फ इतना बता सकते हैं 4 साल खत्म कब होंगे, मतलब मैंने वापस कब करना होगा पैसा, एग्जैक्टली डेट बताएंगे एग्जैक्ट। 1 से स्टार्ट होता है तो 31 को खत्म होता है, 31 मार्च, 1 साल हो जाएगा 19, 20, 21, और क्या ये सब बच्चे कनेक्टेड है? अब आप मुझे बताइए, सबसे पहला केस पॉइंट नंबर 1 ही लिखिएगा, या केस नंबर 1 क्या लिख दिया क्या, 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको कह रहा हूँ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट, मतलब मैं जब पैसा ले रहा हूं तो मैं पब्लिक को क्या कह रहा हूं, मान लो मेरे को पैसा चाहिए और मैं आपको इशू कर रहा हूं, मैं कितने डिबेंचर इशू कर रहा हूं, मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर बताइए 5000, और मैं इशू किस पे कर रहा हूं, पार पे, तो इसका मतलब मैं आपसे हर डिबेंचर के कितने रुपए ले रहा हूं, 10, तो मान लो एक डिबेंचर में 10 लिया, 4 साल बाद मैं आपको कितने रुपए दूंगा उस एक डिबेंचर के, 10 ही दे रहा हूं ना, इशू भी किस पे करा है, तो मैंने आपसे लिए कितने, 10 रुपए, और मैं आपको वापस भी कितने करूंगा, 10, ठीक है ना बच्चे, यही कहानी है ना, कोई प्रीमियम का कोई झमेला ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, आइए सबसे पहले हम इशू की एंट्री डालते हैं। सर इसमें अलॉटमेंट आप कुछ नहीं है बेटे, 1/4/18 को सीधी एंट्री बताओ, सीधा डलेगा बैंक में कितना बच्चे, 50,000, 5,000 इंटू 10 टू परसेंटेज डिबेंचर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट छोड़ रहे, परसेंटेज डिबेंचर कितना, 50,000। हाँ जी, आप जब हम देखेंगे मॉड्यूल आपको डालना है, चलो आप एलैबोरेटेड एंट्री डाल लो, पर मेरा मुद्दे का कॉन्सेप्ट कहीं और जाएगा तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। इसको हम एक लंबी एंट्री बना सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और अगली एंट्री में क्या करता है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, समझ रहे? तो बेसिकली वो डल जाती है, बट अपने को डेवलप हो रहा है कि वो ठीक है, इस एंट्री में भी मुद्दे की बात तो वही चल के आ रही है। अब आप मुझे बताइए, बैंक टू परसेंट डिबेंचर क्लियर है? अब आप मुझे बताइए मैं कौन से दिन इनको पैसा वापस करूंगा, क्या एंट्री डालूं? चलिए परसेंटेज डिबेंचर थोड़ा सा इलाबोरेटेड कर देते, कोई दिक्कत नहीं। डिबेंचर होल्डर इसलिए क्योंकि लाइबिलिटी बन गई उसके नाम की, परसेंटेज डिबेंचर तो खत्म कर दिया डिबेंचर होल्डर, और अगली एंट्री में क्या करूंगा बच्चे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ले दे के डिबेंचर होल्डर तो कट गया ना, ठीक है ना, ले दे के तो वही बचा है ना बच्चे। आप मुझे बताइए क्या आपको केस नंबर 1 क्लियर है? केस नंबर 1 बहुत ही आसान था, इशू भी पार पे हो रहा था और रिडीम भी पार पे हो रहा था।
बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक डिबेंचर की बात करूंगा मैं आपसे, कितने रुपए ले रहा हूं बेटा एक डिबेंचर के, और आपको वापस कितने करूं? 12 वापस। पहले आपको ये समझ आ रहा है? अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप सिर्फ इशू पे फोकस करिए पहले, और आप मुझे बताइए कि अगर मैं इशू करूंगा तो मैं क्या एंट्री डालूंगा। बैंक में कितना आएगा? 5000 इंटू 10, 50,000। लॉस वॉस की बात अभी छोड़ दो, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा 50,000। मैंने आपको क्या बोला? आपको फोकस किस पे करना है? सिर्फ इशू पे। इशू की तो यही एंट्री है ना। अब आप मुझे बताइए, तुमने लायबिलिटी बनाई कितने की? 50,000। बट तुमको 4 साल बाद देने कितने? 50 ही देना था। तुमने 60,000 देना। पर सर वो तो फ्यूचर में देने हैं ना। तो लायबिलिटी आज बनाओ या फ्यूचर में बनाओ? आज ही बनेगी भाई। आप गाड़ी का लोन लेते हो, आपने फ्यूचर में पैसा देना होता है 10 साल बाद, पर लोन तो आज ही बनता है। तो आप मुझे बताइए, क्या आपकी लायबिलिटी जो 50,000 है, ये 50,000 होनी चाहिए या 10,000 की और लायबिलिटी बननी चाहिए? क्यों बननी चाहिए? क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, और इस लायबिलिटी को मैं बोलता हूं प्रीमियम PPOR, दैट इज प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम पेबल ऑन, कितने रुपए की बनाऊं बच्चे? डेबिट क्या है? लॉस है भाई आपको। ये 50 आए, मैं 60 दे दूंगा लाइफ में, 10,000 का नुकसान है मेरे को। और उस लॉस को क्या बोला जाता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये जो लॉस और ये जो प्रीमियम है ना, ये मैंने बाद में इंट्रोड्यूस करा। पहले किस पे फोकस करा मैंने? इशू पे। फिर मैंने बाद की बात देखी रिडेम्पशन में क्या हो। और आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको समझ आ गया 4 साल बाद आप क्या एंट्री डालेंगे? वो अभी नहीं बोल सकता, आ जाएगी वो जिंदगी में। सारा तो नहीं करूंगा ना राइट ऑफ, तो उसको पहले सिखा दूंगा फिर एंट्री। ठीक है, हाँ जी। क्या एंट्री डालूं बच्चे रिडेम्पशन पे? क्या मैं कह सकता हूं आज वो दिन है जिस दिन डिबेंचर होल्डर को वापस करना है? तो एक तो परसेंटेज डिबेंचर खत्म। बेटा प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन भी तो एक लायबिलिटी ही है, जो कि 4 साल बाद ही खत्म होगी। कितने रुपए की बेटे? 10,000। और पैसे दे दो जी 60,000 बेटे टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आप समझ चुके हैं, ठीक है ना? वो इलैबोरेटेड एंट्री वो कर लेंगे, आपका मन है भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सीधा टू बैंक कर दिया। कहिए साहब, ऑल क्लियर? ये वाला केस क्लियर है ना बच्चे? चलिए नेक्स्ट बनाते। सॉरी, हर बार हम इशू किस पे कर रहे हैं अभी? इशूड एट पार, रिडीमेबल किस पे करूं? डिस्काउंट। तभी तो पार के 3 केस बन गए ना हमारे, ऐसे प्रीमियम के भी 3 केस बनेंगे इशू जो होगा। ठीक है, तो आइए अपना फोकस किस पे रहेगा? पहले इशू पे। इशू की एंट्री डालूंगा जी मैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 50,000। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, क्या मेरी लायबिलिटी इतनी है, इससे कम है, पर मैं उससे पंगा नहीं लेता। कुछ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, कोई बात नहीं, बनी है तो बने रहने दो। तो इशू पे कोई चेंज आएगा क्या? क्या आएगा? हाँ, पर अभी बुक नहीं करूंगा मैं, अभी बुक नहीं करूंगा मैं। ठीक है, हाँ जी।
हाँ 4 साल बाद बुक होगा। ये बात मत करो रे, आगे देख लो, आखिरी चांस है बस ये, इससे ज़्यादा कितना ही क्या करूँगा आपके लिए मैं, ठीक है। तो बेसिकली इशू के टाइम पे यही एंट्री है। अब रिडेम्पशन पे चलते हैं। डिस्काउंट हम कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं, यू आर नॉट बुकिंग इट अर्ली। आपको इनकम दिख रही है, मैं भी कह रहा हूं आपको इनकम है, पर वो इनकम आप अभी रिकॉर्ड नहीं करोगे, रिडेम्पशन करने पे इनकम रिकॉर्ड करोगे। तो परसेंटेज डिवेंचर कितने से खत्म होगा, जेब से कितना निकलेगा। मैंने डिस्काउंट का अमाउंट नहीं बताया था, डिस्काउंट भी 2 रुपए ले लीजिए। तो हमने पेमेंट कितने की करी, 40,000। अब आपको यहाँ पे अपने आप ही एंट्री मैच नहीं हो रही है आपकी, आप क्या डाल देंगे, सर जी ये मेरी डिस्काउंट इनकम है 10,000 की। हाँ जी, बाद में भी हो जाती है। कोई तेरे को क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं, कंजर्वेटिज्म फॉलो होता है कई जगहों पर वैसा। कहिए साहब, क्लियर है यहां तक सबको। अब आप मुझे बताइए 3 केसेस हो गए। अब मैं अगर आपसे नेक्स्ट की बात करूं, इशूड एट प्रीमियम लेते हैं। अब रिडीमेबल क्या लिखूंगा बताना एक बार। सारे बच्चों ने यहां तक केसेस बना लिए, चलिए फटाफट बनाइए इसका ट्राई करिए, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। प्रियांशु ने लिख लिया, देखा सारे केसेस लिख लिए। डिस्काउंट वाला का कब फास्ट हो गए भाई जिंदगी में, ऐसे ही चलाते रहोगे क्या। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। मेरा आपसे सवाल, मुझे रिडेम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इशू की एंट्री डालूंगा। क्या एंट्री डाली है बच्चे पहले मैंने, कितने डिवेंचर है, 5,000 इंटू 12, 60,000, 50,000 और ये क्या आ गया 10,000। मेरे को कोई रिडेम्पशन से लेना देना भी नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ रिडीमेबल एट पार, तो मैंने उनको वापस 50,000, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, इशू की एंट्री एकदम इंटैक्ट है मेरी। क्या मेरे को और कोई लायबिलिटी बनाने की जरूरत है अभी, नहीं। अब आप मुझे बताइए मैं रिडेम्पशन के टाइम पे क्या डालूं, परसेंटेज डिबेंचर 50,000 टू बैंक 50,000। फटाफट डालिए, अगला केस स्टार्ट करूंगा। issued at premium, redeemable at premium। ये केस अच्छा है बच्चे, इसको ध्यान से देखेंगे। issued at premium का मतलब मैंने आपसे टोटल कितने रुपए लिए और आपको वापस भी कितने करूंगा, 12, है ना। अच्छा सर, अब रिडीमेबल के बारे में सोचे, नहीं सोचना भाई, देखो सिर्फ और सिर्फ इशू के बारे में सोचना है पहले। तो बैंक में कितना आएगा बेटा, 60,000 टू परसेंटेज डिबेंचर्स कितना डालूं, 60 डाल दूं, ऐसा थोड़ा ना होता है, एग्जैक्टली 50,000 जाएगा। टू पहले एसपीआर, इशू की एंट्री कंप्लीट करता हूं मैं हमेशा। अब आप मुझे बताइए क्या इतना ही एंट्री सफिशिएंट है या, एग्जैक्टली, बिकॉज लाइबिलिटी तो अभी तक सिर्फ 50 की बनी ना सर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए मैं क्रेडिट क्या कर दूंगा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट कर दूंगा, बिल्कुल लॉस करेंगे, डेबिट करेंगे जी उसको। 10,000 समझ आया बच्चे, 10, हाँ आई एम सॉरी, हाँ इसको 10 कर देते ना, ठीक है ना। और ये प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन एक लायबिलिटी बना दी, और डेबिट क्या कर दूंगा बच्चे, फटाफट बताइए रिडेम्पशन की एंट्री। टू बैंक, कहिए साहब, क्लियर है।
ओके, हाँ जी, नेक्स्ट केस बताइए। इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट डिस्काउंट। मतलब मैं आपसे लूंगा तो 12 रुपए, पर आपको कितने रुपए वापस करूंगा? 8 रुपए। फटाफट इशू की एंट्री डालिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स टू एसपीआर। बैंक में 60,000। हाँ जी, इशू की एंट्री डल गई बच्चों की। इसमें तो कोई अब ऐसे रिडीम उस पर ही हो रहा है, तो पीपीआर का तो कोई कहानी नहीं। और अगले में क्या कर दोगे? परसेंटेज डिवेंचर्स 50,000। हाँ जी, इशू की है ना। और परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक 40,000, और डिस्काउंट में बुक कर दूंगा बेटे 10,000 के। 6 केसेस हो गए बेटे हमारे। अब एक दो जो कॉमन, वैसे तो 3 केसेस और बनते हैं, पर इससे ज़्यादा इतने केसेस भी हो गए, बस वो काफ़ी होते। अगला एक दो आपको बताता हूँ। अब इशू किस पर होगा? इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट, बताइए। तो इसका मतलब मैंने आपसे 8 रुपए लिए और मैं आपको वापस कितने कर दूंगा? 10 रुपए। बैंक में कितना डालूं बच्चे? 5,000 इंटू 8। और परसेंटेज डिवेंचर क्रेडिट कितने से होगा? वो तो एग्जैक्टली, वो तो पार वैल्यू 10 से ही होता है, वो तो 50,000। और डेबिट कर दूंगा मैं डिस्काउंट। और ध्यान से सुनिएगा, आप इसको डिस्काउंट बोल लें या आप इसको लॉस ऑन इशू बोल लें, लॉस ऑन इशू या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बोल लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है बात कर लूँगा। और आप मुझे बताइए, ये इशू की हो गई, और रिडेम्पशन की जब होगी, परसेंटेज डिबेंचर्स टू बैंक 50,000 और कहिए साहब, क्लियर है ना बच्चे एकदम? नेक्स्ट, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट फ्री। डिस्काउंट बोले तो 8 रुपए ले रहा हूं और वापस करूंगा आपको 12 रुपए। फटाफट बता दीजिए, ये एंट्री आप ही डालेंगे। पहले इशू पे फोकस करना बेटा, फिर रिडेम्पशन, फिर उसके बाद पीपीओआर की बात करना। कुछ भी डाल सकते हो, चाहो तो डिस्काउंट डाल दो, चाहो तो लॉस डाल दो। सबसे पहले डालता हूं बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर्स। पहले सिर्फ हम इशू के ऊपर फोकस करेंगे, तो बैंक डिस्काउंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। 5,000 इंटू क्या था डिस्काउंट? 40,000, 10,000, और ये कितना हो गया? कह सकता हूँ ये इशू की बात हो गई। पर सर मुझे रिडेम्पशन के बारे में तो सोचना है, कितने का पीपीओआर बनाऊं? 10,000 का, और क्योंकि 5,000 पे 2 रुपए और देने। और आप मुझे बता दीजिए 10,000 के अंदर और 10,000 जोड़ दूंगा ना, जो डिस्काउंट है, क्योंकि लॉस और बढ़ गया तो 10 और जुड़ जाएगा। क्लियर है ना बच्चे? अब आप मुझे बताइए रिडेम्पशन के टाइम पे क्या एंट्री डलेगी? परसेंटेज डिबेंचर 50,000, 10,000 टू बैंक 60,000।
क्यों साहब, यही है ना, रिडीमेबल एट प्रीमियम ही है ना। राइट ऑफ अभी थोड़ी देर बाद आएगा। बताइए जर्नल एंट्रीज क्लियर है बच्चे? कूल। तो खर्चा डिस्काउंट का बुक करूंगा, रिडेम्पशन के टाइम पे ही वो डिस्काउंट इनकम बुक करूंगा। बताइए क्लियर है बच्चों? चलिए लास्ट केस भी कर लेते हैं जी। लास्ट केस क्या बनेगा? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट, इशू के टाइम की एंट्री डालते हैं। बैंक में कितना डालूं? 40,000 टू परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर तो 50 से ही होगा, और मैंने क्योंकि इशू डिस्काउंट पे करा है तो 10,000 का खर्चा है। अरे सर पर रिडेम्पशन भी तो है। हाँ तो मैं उसको अभी बुक नहीं करूंगा भाई। मैं टेक्निकली इशू के अंदर पंगा सिर्फ तब डालता हूं जब रिडेम्पशन किस पर हो, प्रीमियम पे, तभी पीपीओआर की कहानी आती है। और उसके बाद अब मैं क्या कर दूंगा बेटा, रिडेम्पशन पे परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक 40,000 और डिस्काउंट की इनकम आपने बुक कर दी 10,000, क्योंकि आपको सस्ते में 50,000 की लायबिलिटी 40,000 में सेटल हुई है ना बच्चे, तो इसलिए उसका कम हो गया वो। हाँ जी क्लियर है? कहिए साहब यहां तक कोई जर्नल एंट्री में दिक्कत? अगला टॉपिक लिखिए सर। आइए जरा इंटरेस्ट की बातें करते हैं। सारी की सारी इंटरेस्ट की बातें करेंगे, टीडीएस की बात करेंगे, एक एग्जाम्पल बनाएंगे, दोबारा जर्नल एंट्री देंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड टीडीएस। ओके, सीक्वेंसिंग ऐसे बना लेंगे इसकी, ठीक है। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। सोर्सेज नहीं, एट सोर्स, ठीक है। चलिए सर क्या कहानी चलेगी, आओ पहले हम लोग ना डिटेल लिखते हैं कि कितने डिवेंचर इशू करेंगे। क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 1000, पार वैल्यू इज 10, इशू प्राइस इज 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, और इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलता है, 30/9 और 31/3। ये डिटेल मैंने आपको दे दी 1/4/18। सर एप्लीकेशन कुछ नहीं है रे, सीधा 12 रुपए मिलेंगे। रिडेम्पशन सर कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली रिडेम्पशन इज एट पार। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा होगा तो रिडेम्पशन इज एट पार। अब आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे 1/4/18 को इशू की एंट्री बता सकते हैं? हाँ, तो ये तो होगा ही ऊपर का डेटा। अब हम डालेंगे एंट्रीज। 1/4/18 को क्या डालू बेटा? बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू एसपीआर। कहिए कितना बैंक में? 15,000 या 1,50,000? सॉरी 15,000 है, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा था आपको। 15,000 15,000 30/9 और 31/3, ये ना इंटरेस्ट की डेट्स है। कंपनी कह रही है मैं आपको इन दिनों में इंटरेस्ट दूंगी, ऐसे ही होता है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है जनरल, समझ रहे हो?
तो बेटा 15,000 टू परसेंटेज डिबेंचर टू एसपीआर, एसपीआर कितना आ जाएगा 5,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए मैं कौन से दिन एंट्री डालूंगा, दिमाग लगाइए। 30 बिकॉज वी आर इन 18-19 और अब 30/9 को, अब आप मुझे बताइए 30/9/18 को इंटरेस्ट मिलेगा। पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री बता दो। एग्जैक्टली, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेरे को आपके साथ टीडीएस की भी बात करनी है। टू टीडीएस पेबल। सर ये क्या कर दिया आपने, आप समझेंगे अभी, लेकिन आप मुझे बताओ पहले कंपनी कह रही है भाई ब्याज देना है, ब्याज देना कितना है ये तो बताइए। आई मीन कैन यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट? 900 रुपये आ रहा है, कैसे निकाला? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो 1000 तो नंबर ऑफ डिबेंचर है ना। नंबर ऑफ डिबेंचर कोई 12% से मल्टीप्लाई कर दिया, या पार वैल्यू से या इशू प्राइस से होना चाहिए था। हाँ नहीं, इसमें मिसिंग बताओ मुझे, क्या मिसिंग है ये इन फिगर्स में? तो मल्टीप्लाई किससे करूं? मुद्दे की बात यही है, पार वैल्यू दैट इज 10 या इशू प्राइस दैट इज 15। पार वैल्यू। और एक नोट लिखिएगा, ये लिख लो एक बार पहले, इंटू 10 करके पहले अमाउंट बता दो फिर लिखवाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी मैडम, जो इंटरेस्ट होता है वो जो भी पैसा आपने लिया उस पर होता है ना। चलिए पहले अपने रजिस्टर के टॉप पे एक नोट लिखिए, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। सोच के देखो वो बंदे ने टोटल पैसा कितना लिया, वैसे सोचा जाए 15,000। हम जिंदगी में क्या समझते हैं, जो हमने पैसा लिया उस पर ब्याज देना। कंपनी ने कितना पैसा लिया 15,000, पर क्या कंपनी 15,000 पे ब्याज देगी? नहीं, कंपनी पार वैल्यू पे ब्याज देती है। डिबेंचर में पार वैल्यू पे लगता है, यानी कि 10,000 पे ब्याज लगे। तो आपको ये जो 12% बड़ा ल्यूक्रेटिव लग रहा है, 12% अगर कोई बोले बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट इज इट ऑन 15,000 और 10,000? तो इफेक्टिवली तो थोड़ा कम ही बैठ रहा है, समझ रहे हो? तो बेसिकली हाँ जी, कंपनी के लिए तो अच्छा है। और ये एक रूल है, नॉट जस्ट फॉर कंपनी, पूरी मार्केट के अंदर डिबेंचर जैसे ट्रेड भी होते हैं, आप सीखोगे अभी, ठीक है? तो हमेशा ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है और ये पार वैल्यू, ये फिक्स्ड है। प्रीमियम में जो चल रहा है चलता रहे, 5,000 का भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ब्याज किस पे कैलकुलेट होगा? पार वैल्यू पे, दैट्स कोई और लॉजिक ही नहीं है। और तो ये 10,000 आ गया ना, 1,000 इंटू 10, ब्याज कितना है 12% और 6 महीने का लगाओ, कितना अमाउंट आ रहा है बेटा? कितना बच्चे? कंपनी का 600 का खर्चा होगा। अब आगे सुन लो, ये 600 रुपए क्या सारे के सारे डिवेंचर होल्डर को दिए जाएंगे? नहीं। एक कॉन्सेप्ट होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, वो ये कहता है इनकम टैक्स में कि क्योंकि शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है तो आप सारा पैसा, फायदा मतलब इनकम, तो कंपनी कुछ टीडीएस डिडक्ट कर। आपको पता है आप कल को नौकरी करोगे, आपका 12 लाख का पैकेज है, आपको हर महीने, अच्छा 12 लाख का पैकेज है तो महीने का कितना कमा रहे हो? 1 लाख। आपको क्या लग रहा है 1 लाख आपके बैंक में आ जाएगा? उसमें से कुछ आपका टैक्स कट जाता है, वो टैक्स को बोला जाता है टीडीएस। और डिबेंचर्स के ऊपर अब अभी जब बड़े होगे तो पढ़ोगे, रेट कितना है जी? 10%। तो कंपनी जेब से कितना निकाली है अभी 600 रुपए देने के लिए? उसका 10% साइड हो जाएगा, इनकम टैक्स ले जाएगा, यानी कि 60 रुपए। और जो डिवेंचर होल्डर है उनके अकाउंट में कितने गिरेंगे? कंपनी 600 ही निकालेगी। आप बोलो सर 540 डिवेंचर, भाई 600 थे, 600 नहीं है भाई, 540 ही गिरेंगे तुम्हारे अकाउंट में। बताइए कोई दिक्कत बच्चे? मैडम ये 10% आपका टैक्स कटता है, तो बेसिकली टीडीएस कैसे निकला है? 600 का 10%। यू डोंट गेट एवरीथिंग इन योर बैंक अकाउंट। हाँ जी, पेपर में आपको ऐसे नहीं आएगा, लेकिन अभी जब इंटर में आप जाओगे तो आप पढ़ोगे 10% फिक्स्ड है हमेशा।
अगर मान लो एग्जाम में नहीं दिया हुआ तो आप एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूमिंग इट इज 10%, ठीक है जी। और अगर एग्जाम में जो दिया हुआ तो वो तो वही है। क्लियर है जी। अब आप मुझे बताइए 30/9 के बाद सर क्या डिवेंचर होल्डर को हमने पेमेंट कर दी? मान लेते हैं मैं सेम डे। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या करा मैंने, पे करा ड्यू करा है? हो सकता है मैं आपको 5 दिन बाद दूं ड्यू होने के, पर अभी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, ड्यू भी आ जाए और पेमेंट भी आ जाए। तो मैं 30/9/18 को ही अभी नहीं डाल रहा, अलग एंट्री में डाल दूंगा। टीडीएस जनरली अगले महीने की 7 तारीख को जमा होता है, ठीक है। जैसे ये टीडीएस मैंने काटा कब, कौन से महीने में कटा ये टीडीएस, ये नाम जब भी आया तुम्हारी बुक्स में 30/9, तो 7 अक्टूबर को जमा होता है। पर इतना हमको डिटेल नहीं जाना, आप अभी 30/9 को ही टीडीएस भी जमा कर दीजिए। क्या एंट्री डालूंगा टीडीएस पेमेंट करने की? टीडीएस पेबल टू कितने रुपए? फटाफट बताइए अगली एंट्री कब होगी? 31 मार्च। फटाफट डालिए। दोबारा से ब्याज की डेट आ गई, कितने रुपए का ब्याज? सेम आएगा। क्या एंट्री करेगी? डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, और दोबारा से पेमेंट करेंगे 31 मार्च को। यही तीनों एंट्री रिपीट करिए प्लीज। डेट्स अलग अलग है ना, एक 30/9 है। तो 31 मार्च को दोबारा से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल 600, 540, 60। आपका मन कर रहा है एंट्री को मर्ज करने का, कर दीजिए। टीडीएस पेबल 60,000, डिवेंचर होल्डर 540 टू बैंक 600। क्लियर है जी। अब आप मुझे बताइए लास्ट एंट्री इस साल की 31 मार्च 19 को पीएनएल में भेजने की एंट्री, कितने रुपए की एंट्री डलेगी बेटा? पीएनएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट अमाउंट बता सकते हैं? एग्जैक्ट 1200 और 1200, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट है वो मेरा एक्सपेंस है, और जो भी एक्सपेंस है वो पीएनएल में जाएगा, तो पीएनएल में भेज दिया मैंने। क्लियर है? गुड। अगले साल की भी एंट्री डल जाएगी। दोबारा कब डलेगी? 30/9 को डलेगी एक तो, और 31 मार्च को डलेगी, सेम वही इंटरेस्ट का जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी 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 गुड। सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया जी आपका ये। अगला लिखिए इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन, हमने बहुत बार करा है ये वाला, और अभी अभी शेयर्स के अंदर भी जो करा था सेम कॉन्सेप्ट है जी। आइए एक एग्जांपल बनाएंगे और समझेंगे पूरी बात को, और जल्दी कराऊंगा बेटे, इसको ध्यान से देखना। मान लो एक कंपनी है, और ये है जी वोल्टास लिमिटेड। कंपनी ने परचेज करा है जी एसी 30 लाख।
अरे आपके एसी खराब का एग्जांपल भी एसी ही लेते रहते हैं। आज तो थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा। आज नहीं लग रहा? मौसम ऐसे आ जाएगा। पता है क्या है, ये ना रूम बहुत बड़ा है, इधर 2 एसी नहीं, इधर 4 या 3 एसी होने चाहिए। सामने इधर ना नहीं, इधर ना 1 एसी और लगेगा। वैसे ना कूलिंग सही कर रहा है वो, पर ना एरिया बड़ा है, ये 2 एसी सफिशिएंट नहीं है। तू तो सबसे ठंडे एरिया में बैठा, तू तो मत बोल। वो तो इधर सही कूलिंग आ रही है, पता है। अब मेरा सोचो, सबसे कोने में मैं हूँ। मैडम ये ना सेटअप सारा जो है ना, ये मुझे पूरा सेटअप चाहिए होता है। कोई बात नहीं, इतना टेम्परेचर भी ठीक है जो है ना बेटे, उसमें एडजस्ट करके चलना बड़ा जरूरी है। जैसा है चला लेंगे सर, क्या हो। हाँ हाँ वो भी खराब है, फिर तो सारे रूम एक बराबर है, फिर क्या टेंशन। करवाएंगे ठीक है। क्या होगा मैडम? हाँ मैडम डरा दिया मैडम आपने, मुझे लगा कोई चूहा छिपकली आ गई है। कूलर लगा दो, और आपको उम्मीद है कूलर की हवा आपके वहां तक पहुंचेगी? है आती है, चला दो भाई, कूलर चला दो। एसी लगवा देंगे बेटे। नहीं पता क्या, इधर एसी ना, इधर वही लगना चाहिए। ओहो ठंडी हवा आ रही है अब तो, चिलिंग। भाई धीरे, एक लौता ही उम्मीद आई। ये क्या कर रहे हो भाई? ये कूलर की हवा भी पीछे ही ले जाओगे तुम? यार एसी भी पीछे ही है, बताओ। हाँ अभी घुमाता हूँ अभी शेर। ठीक है, आइए थोड़ी देर बाद इधर भी कर देना है। वैसे झूठ नहीं बोलूंगा मैं, कुछ तो मेरे पास भी आवाज आ रही है, तुम्हें मालूम है। चलो एनीवेज, पर मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है बेटे, आप इधर लाइट ही बंद कर दो। तो पता किसान आदमी है बेटे हम, जेन जी वाले नहीं है हम, जेन जी उन्हें को कुछ नहीं है भाई, छत वत ना हो कोई दिक्कत नहीं। सही में गर्मियाँ है, क्या हो भगवान की तरफ सही है ना, ये तो जरूरी हो। चलिए आइए, इधर सही में कूलिंग नहीं हो रही। इधर है ना, इधर नहीं है। इतने कोने में कौन कहता है बैठने को? मेरे पास तो एक तो आप अच्छी बात है, आपको आवाज चलिए आ रही है, इधर नहीं आ रही। पानी पी लो बेटे, कोई बात नहीं। मैं देखो पूरी बॉटल पी के बंदी कर भी अभी फंड्स नहीं है हमारे पास। आपके घर पे कोई एसी पड़ा तो आप ले आओ, इंस्टॉल कर दूंगा। हाँ
इतना नहीं कर सकते आप, क्या हो गया, आप ही है बेटा ये सब। चलिए आइए, पार वैल्यू 10, परचेज करा एसी 30 लाख का, बहुत अच्छी बात है। पार वैल्यू 10 है, और कैश पेमेंट 6 लाख की तो कर दी है जी। बैलेंस कितना रह गया, और बैलेंस 24 लाख का ना, मैंने शेयर इशू करे अलग अलग, और बैलेंस 24 लाख में मैं ये बोल रहा हूँ इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, और इशूड एट डिस्काउंट। अब आप मुझे बताइए पार वैल्यू कितनी है बेटा, प्रीमियम आप लगा लो 12 रुपये हो गया टोटल, मतलब मैंने इशू प्राइस लिख दिया, और डिस्काउंट लगा लीजिए 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो कहिए साहब सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक, हाँ क्या एंट्री होगी बताओ रे। हाँ जी देव जी क्या एंट्री होगी, हवाई ले लो बस बेटे, तुम पीछे बैठे हो, हवा आनी चाहिए बस, पीछे तुमसे ही बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है। करण जी बेटे कूलर का रोटेट कर दे रहे, इनको हवा नहीं देनी, घुमा कूलर को, पढ़ाई भी नहीं करते हवा ले रहे, जो बच्चे आंसर देंगे हवा उन्हीं को मिलेगी, घुमाए घुमा, अपनी तरफ कर लेना। और गौरव क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री, हाँ वोल्टास टू बैंक, नहीं नहीं पहले तो एसी परचेज करा है ना उसने, हाँ क्या एंट्री होगी, परचेज टू वोल्टास, अरे पंखे बंद कर दूंगा। अगर आंसर गलत देते जाओगे गर्मी बढ़ती जाएगी, कोई सुन नहीं रहा, चलो एंट्री क्या होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, हाँ एंट्री क्या होगी मुझे बताओ फर्स्ट, से डेबिट टू कैश, कितने रुपए, कितने रुपए, परचेज टू बैंक, बेटे बंद कर कूलर, बंद कर, गलत गलत दो तुम, तुम्हारे को आज में गर्मी ना तुमको लगवानी है। आंसर दे दिया तूने, हाँ फिक्स्ड एसेट टू बैंक टू वेंडर, बिल्कुल करेक्ट। शिवम जी आपकी साइड का पंखा चलता रहेगा, किसने बताया था, सृष्टि जी ने बताया था। चलिए मुझे बताइए फिक्स्ड एसेट बोलो या एसी बोलो, चला ले ठीक है, सही में आवाज मतलब ये चल रहा तो मेरी आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज, आ रही है। अब मुझे बताइए फिक्स्ड एसेट कितने से डेबिट करूं, और वैसे मैंने आपको सिखाया था कि फिक्स्ड एसेट टू आप सीधा वोल्टास डाल दो ना, अभी 30 लाख, ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकेंड एंट्री में पेमेंट की डाल रहा हूं, बताइए क्या डलेगी, वोल्टास टू बैंक 6 लाख 6 लाख। अब आप मुझे बताइए
अब मैं अलग अलग केसेस है ना बच्चे, केस नंबर ए का क्या करूं अपन, वोल्टास वाले को कितने थे 24 लाख, तो पहले तो आप ना नंबर ऑफ शेयर्स बताइए। वोल्टास को बोलेंगे देख भाई तेरे को देना कितना है 24 लाख, और एक शेयर का पार वैल्यू या इशू प्राइस, एक डिबेंचर का इशू प्राइस कितना है बेटा, आप ब्रैकेट में प्लीज इशू प्राइस लिख देना। तो आप मुझे बताइए कितने शेयर आ गए, तो मैं सबसे पहली एंट्री डाल दूंगा वोल्टास 24 लाख टू परसेंटेज डिबेंचर 24 लाख, और ये कितना आ रहा है 2,40,000 इंटू 10। क्यों जी, क्लियर है पक्का से? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकाले, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए हमारे 2,40,000। पहला केस क्लियर है, तूने उसको पैसे कितने देने हैं अभी 24 लाख, और तेरे एक डिबेंचर का भाव कितना है, भाव बोले तो इशू प्राइस 10, सर पार वैल्यू भी 10 है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इशू प्राइस देखना होता है, इशू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू क्या है। आप मुझे बताइए क्लियर है केस नंबर ए, केस नंबर बी बताइए, केस नंबर बी वोल्टास कितने से खत्म होगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने निकालूं, 24 लाख देने हैं, और एक डिबेंचर कितने का है 12, हाँ तो कितना आया बताना एक बार, 24 लाख डिवाइडेड बाय 12, 2 लाख डिबेंचर्स टू परसेंटेज डिबेंचर्स 2 लाख इंटू 10 20 लाख, और बचा हुआ किधर चला जाएगा, कैसे 2 लाख इंटू 2, बेटे ये तो शेयर्स वाला ही है ना सेम। अगला बताइए जी लास्ट केस, डाल दो बेटे एंट्री सीधा बेटा प्लीज, 24 लाख कितने डिवेंचर इशू करूंगा भाई, वोल्टास वाले को देने कितने 24 लाख, मेरे एक डिवेंचर का भाव कितना, तो हर बार आप देखेंगे तीनों केस में मैंने डिवाइड इशू प्राइस से करा है, कितने डिवेंचर आ रहे हैं 3 लाख, 3 लाख इंटू 10 30 लाख बच्चे, और डिस्काउंट 6 लाख आ जाएगा। मुझे बताइए क्या आपको क्लियर है? हाँ जी, एक भी कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं है बेटा मॉड्यूल में, अगर आपको ये सारा समझ आ रहा है तो। एक कॉन्सेप्ट और कराता हूं, फिर प्रैक्टिस कर ले, या सारे बोल दूं पहले कॉन्सेप्ट? प्रैक्टिस भी करेंगे आज पर, ठीक है, प्रैक्टिस कर भी जाएंगे। ये तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बुक के क्वेश्चन रीड करके या ऐसे होंगे ना। चलिए क्लियर है बच्चे? हाँ जी, केस थर्ड, आपने उसको कितने रुपए देने वोल्टास वाले को, आपका एक डिवेंचर कितने का है 8 रुपए का है, तो आप उसको कितने डिवेंचर दोगे, डिवाइड बाय 8 ही करोगे ना, वो ये थोड़ा ना बोलेगा आपका डिवेंचर 10 का 10 से होगा, आपका मार्केट में भाग ही 8 रुपए का, तो मैं हमेशा जो मेरा मार्केट वैल्यू उससे डिवाइड कर रहा हूँ ना बच्चे, ऑलवेज। कहिए साहब क्लियर है? आइए बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत? अगली हेडिंग डालिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ओब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। बस बेटे इसका एक कॉन्सेप्ट और है, डिवेंचर खत्म, इधर ही है ना। इसके बाद एक और कोलैटरल, कोलैटरल रह गया बस इसके बाद।
चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। वही सीखो, वही है। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए, एनी डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एनी डिस्काउंट और लॉस, एनी डिस्काउंट और लॉस, एनी डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, on issue of debenture is capital in nature, is capital in nature. Next point, it is to be written off, it is to be written off to profit and loss, it is to be written off to profit and loss account, over the period of tenure of debentures। अरे क्या बोल रहे हो, सब समझ आएगा बेटे, लिख लो बस भैया। It is to be written off to P&L over a period of tenure of debenture, tenure को अंडरलाइन कर लेना, tenure of debenture। Next line, there are two cases, case number 1, redemption on lump sum basis on the last date, redemption on lump sum basis। आपको बस अंडरलाइन क्या करना है, lump sum basis, ज्यादा इतना कुछ। और दूसरा क्या है, रिडेम्पशन ऑन एनुअल बेसिस। सर ये क्या लिखवा रहे हो आप, आइए अब स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल वर्क। चलिए, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे केस नंबर ए। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। 1/4/18, 31 March 22, and let us assume that number of debentures are 1000, par value is 10, the redemption value is 12। मैं सिर्फ ना इशू प्राइस पे डिस्काउंट ले लेता हूँ, रिडेम्पशन वाला आपको ना ऐसे दिखेगा नहीं कुछ इतना, हमेशा इशू प्राइस 8। क्या मुझे टेन्योर बता सकते हैं? 4 years। मेरा आपसे एक सवाल है, जब आपने डिबेंचर्स इशू करे तो आप क्या एंट्री डालेंगे, बस आप मुझे ये बता दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए बेटा, बैंक में 8000, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने 1000 और 8 रुपए मिल रहे हैं मेरे को। 8000 बिल्कुल करेक्ट। डिस्काउंट हम डेबिट करेंगे सर कितने रुपए से, टू परसेंटेज डिबेंचर्स। क्या आपको इशू पे कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए, आपने ये पैसा कब वापस करना? क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर, दैट इज 4 years। आइए लिख भी लेते हैं इसको,
पहला साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 यानी 31 मार्च। कहने से 4 इयर्स। क्या मैं ये 4 साल के दौरान कुछ रिडीम कर रहा हूँ या मैं सीधा चौथे साल जब एंड होगा तब रिडीम कर रहा हूँ? एंड। तो उसको क्या बोला जा रहा है? लमसम बेसिस। आप जो पहला केस देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है? रिडेम्पशन ऑन लमसम बेसिस ऑन द लास्ट डेट। यानी कि मैं आपको पैसा कब दूंगा भाई? आज के दिन दूंगा। क्लियर है जी? अब आप मुझे बताइए, इट्स नॉट अबाउट जर्नल एंट्रीज। चलिए जर्नल एंट्री अगर हम डाल भी रहे हैं, आपका मन कर रहा है लो डाल लो एंट्री, लास्ट डेट पे क्या डालोगे? 10,000 और 10,000। ये सब बातें तो कर ली ना हमने। अब आप मुझे बताइए, आपका नुकसान, ये डिस्काउंट का नेचर क्या होता है? कहने से हमें खर्चा लगता है। अब आप पहली लाइन पढ़िए, पहली लाइन, इसका नेचर क्या है? कैपिटल। तो क्या मैं इसको सीधा सीधा पीएनएल में भेज दूं? मेरे कहने का मतलब है, ये जो मेरा खर्चा कितने का? 2,000 का। मेरा आपसे सवाल, ये फर्स्ट ईयर का खर्चा है 18-19 का, या ये आखिरी साल का है, या ये पूरे टेन्योर का? पूरे टेन्योर का भाई, टेन्योर का ही। टेन्योर कितना मेरा? इसका मतलब मैं इस खर्चे को 4 साल में तोड़ दूंगा। मैं इसको एक साथ पीएनएल में अगर डालूंगा, आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है? अभी आप ये एंट्री मत लिखना, बट आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं पीएनएल टू डिस्काउंट करता हूं, ये गलत है साहब। आपने सारा खर्चा पीएनएल में भेज दिया फर्स्ट ईयर में। सर क्या फर्क पड़ता है, आगे भी तो वही होना है। वो बेटे 18-19 की तो प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो गई। हम लोग क्या पढ़ते हैं लाइफ में, जो खर्चा है उसी को तो बुक करना चाहिए। आप ओवर बुक कर रहे हो आप। तो बेसिकली ये एंट्री के अंदर जो अमाउंट है वो ठीक नहीं है साहब। अब मुद्दे की बात यह है, आपका टोटल खर्चा कितने का? 2,000। साल कितने हैं? तो डिवाइड कर दो उसको, धीरे धीरे कर दो राइट। कहने का मतलब ये है, आप ये कह सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं रहने वाली है। जब मैं पूरे कॉन्सेप्ट करा दूंगा आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। टोटल खर्चा कितने का है? 2,000 का। टेन्योर से डिवाइड करा, कितना आ गया बेटा? 500। उसी हिसाब से हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अभी अभी होगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? कितने? अच्छा अब मुझे बताइए, मैं हर साल कितने रुपए राइट ऑफ करूंगा? 500 और 500 का खर्चा यहाँ पे राइट ऑफ हुआ है। आप मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? और अगर मैं आपको बोलूं चलो भाई अगले साल दोबारा क्या एंट्री डालोगे, जरा देखता हूं। उससे अगले एंट्री अगले साल कह सकता हूं दोबारा सेम हो जाएगा साल के एंड में। ये कौन से दिन एंट्री डाल रही है? लो ये भी डाल लेते हैं। पहली एंट्री आपने 1/4/18 डाली है, 31/3/19। फिर ये वाली 20, 21, हाँ जी एक सेकेंड, 22। सेम एंट्री डलेगी बार बार। पीएनएल टू डिस्काउंट, पीएनएल टू डिस्काउंट, पीएनएल टू डिस्काउंट, पीएनएल। जब आप 4 बार कर देंगे तो डिस्काउंट का लेजर अपने आप 0 हो गया। हाँ जी कहिए साहब, क्लियर है बच्चे यहां तक? अब सर क्या हम डिस्काउंट का लेजर बना सकते हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन है जिसमें डिस्काउंट का लेजर भी, ठीक है। तो आइए जरा डिस्काउंट का या लॉस ऑन इशू का अगर हम लेजर बनाएं, आप मुझे बताइए आपने फर्स्ट एंट्री क्या डाली? बैंक डिस्काउंट टू परसेंटेज डिवेंचर। तो डिस्काउंट के लेजर में क्या आ जाएगा? और आपने फर्स्ट ईयर के एंड में कितना राइट ऑफ करा?
500 क्या एंट्री डाली आपने, पीएनएल टू डिस्काउंट, तो वो तो बेटा बाय पीएनएल आ जाएगा ना। और बचा हुआ डिस्काउंट क्या होगा सर, ये पीएनएल में नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, इसलिए मैं इसको कैरेट डाउन लिख रहा हूं। आप ये कह सकते हैं जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है ना, जो एसेट साइड पे पड़ा रहता है कि ये खर्चा फ्यूचर में जाएगा, उस तरीके से। कितने रुपए बच्चे, फटाफट बताइए, यही कैरेट डाउन क्या हो जाएगा। और अगले साल भी साल के एंड में बाय पीएनएल और उसके बाद बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1000। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय पीएनएल बाय बैलेंस कैरेट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय पीएनएल 500 और सारा खत्म हो गया अपने आप आपका डिस्काउंट का लेजर। पेपर में डेफिनेटली आ सकता है कि आप बनाइए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कहिए साहब, क्लियर है यहां तक सर? यहां तक ऑल क्लियर? डेट ये 31 की होगी ना हर बार, 18-19 है ना 31। ये तो 1/4 होता है ना मैडम, 1/4/19 कैरेट डाउन 31 मार्च 20, फिर ये 1/4/20 31 मार्च 21, फिर ये 1/4/21 31 मार्च 22। ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन तो साल का ओपनिंग और क्लोजिंग ही होगा ना। कहिए साहब, क्लियर है यहां तक? सर ये वाला केस होता है बहुत आसान। दिक्कत कहाँ आती है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं 1 साल बाद आपको थोड़े से पैसे दे दूंगा। केस नंबर ए में क्या हो रहा है, मैं आपको 1 साल के एंड में कुछ पैसा दे रहा हूं, वापस कर रहा हूं, रिडेम्पशन हो रही है, कुछ नहीं हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एनुअल रिडेम्पशन है, सेकंड केस देखिए क्या है, रिडेम्पशन ऑन एनुअल बेसिस। मैं कुछ पैसा आपको फर्स्ट ईयर के एंड में दे दूंगा, कुछ पैसा आपको सेकंड ईयर के एंड में दे दूंगा। एक बात बताओ, टोटल पैसे कितने देने थे उसको? वो तो डिस्काउंट है 10,000। और अगर मैं आपको बोलूं मैं 2,500 ईयर 1 में दे रहा हूं, 2,500 ईयर 2 में दे रहा हूं, 2,500 ईयर 3 में दे रहा हूं और 2,500 ईयर 4 में दे रहा हूं, तो उसी को तो सेकंड केस यही है ना, रिडेम्पशन ऑन एनुअल बेसिस। पहले वाले में क्या हो रहा है, लमसम 4 साल बाद सीधा मिलेंगे, पेमेंट करो, जो हमने अभी कर लिया। दूसरा वाला केस देखते हैं जी। और इसमें जैसे मैं आपको सेटअप बता रहा हूं, आप एकदम वैसे देखेंगे। केस नंबर बी, एग्जाम्पल यही चलेगा बिल्कुल। 1/4/18 31 मार्च 22, 4 साल समझ रहे हो ना, सारी फिगर्स वही है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स एंड एवरीथिंग। 1 साल बाद क्या है, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। तो ये ईयर 0 है, ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, और मैंने इशू कितने करे थे बेटा? तो मैंने एंट्री क्या डाली थी, बैंक डिस्काउंट परसेंटेज। बैंक में कितना, और ऊपर वाले केस में क्या था, 8,000 था ना, 8,000 2,000। कितने डिबेंचर थे, 1,000। सारा डेटा पहले का ही है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स और यही था ना बच्चे। यहां तक क्लियर है पहले? अब आप मुझे बताइए, क्या मैं फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ रीपेमेंट कर रहा हूं? कितने रुपए की, कितने की?
एग्जैक्टली। और अगर मैं 2500 की पेमेंट कर रहा हूं, कौन से दिन कर रहा हूं? 31 मार्च को। व्हाट इज माय आउटस्टैंडिंग बैलेंस? शुरुआत में तो आउटस्टैंडिंग 10,000 था, पर जब आप 2500 की पेमेंट कर दोगे तो एंट्री क्या डालोगे 2500 की पेमेंट की? परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक। लो ऊपर डाल देते एंट्री, परसेंटेज डिबेंचर्स टू बैंक। और ऐसा करने से आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? कितना हो गया? 7,500। ये चाहिए बैलेंस मुझे आपके। आप समझ गए किस चीज का बैलेंस है ये? जो मेरा आउटस्टैंडिंग, जो परसेंटेज डिबेंचर का बैलेंस है। हाँ जी मैडम, टोटल 10,000 है ना, नंबर ऑफ डिबेंचर 1000 इंटू 10 था ना पुराने क्वेश्चन में। 4 साल के अंदर है ना। रिडीम तो अच्छा नहीं, मैं बोल देता हूं एक बार, रिडेम्पशन वैल्यू तो 10 ही है ना, इशू डिस्काउंट पे हुआ। ये क्वेश्चन क्या है, आपने जो इशू करा है वो किस पे करा है? 8 पे। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? तो आपको देना तो पूरा ही है ना। ऊपर भी तो आपने यही करा। ये जो हमने एंट्री डाली, हमने 8,000 दिया है या पूरा दिया है ना? इशू डिस्काउंट पे था। बताइए, क्लियर है ना? आया समझ नहीं आया? मैडम ये 8,000 आपको मिले हैं, आपने उनको वादा क्या करा है? 10 देने का। तो आप 2,000 करोगे, 2,000 करोगे, 2,000 तो 8,000 थोड़ा रिपे करना है, 2,500 करना है आप। मुझे बताइए, पहले सबको क्लियर है ना बात? अब आप मुझे बताइए, आउटस्टैंडिंग 7500 आ जाएगा। अगले साल कितना आ जाएगा आउटस्टैंडिंग? उसके बाद क्योंकि जब आखिरी दिन आएगा मैं 2,500 दे दूंगा तो आउटस्टैंडिंग तो नील हो जाएगा ना। क्यों जी, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो यहां तक पहले सेट है कहानी। अब आप समझिएगा, थोड़ा सा मॉड्यूलेट करूंगा। हमको पेपर में एक टेबल बनाना होगा बेटा, प्रेजेंटेशन एक फिक्स्ड, जिसमें सबसे पहले होगा ईयर एंड 1, ईयर एंड 2। क्या आप ईयर एंड 1 की डेट बता सकते हैं? हाँ, 31/3/19 इसकी डेट। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब आप देखिए मैं क्या कॉलम बना रहा हूं, सारा एनालिसिस यहां पर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ परसेंटेज डिबेंचर्स before redemption, before आपने जो बैलेंस निकाला था कि आउटस्टैंडिंग है, क्या मैं कह सकता हूं 1/4 से आउटस्टैंडिंग कितना था? 10,000 10,000 10,000। पूरे साल कितना रहा? 10,000 रहा। 10,000 रहा पूरे साल। फरवरी मार्च आखिरी दिन में आके कितना हो गया? 7,500। पर पूरे साल क्या रहा? तो वो हमारा फॉर्मेट क्या कह रहा है कि भाई रिडेम्पशन के बाद का मत बता, उसी दिन हुआ है वो, बिफोर बता। बिफोर कितना आएगा? तो करेक्टली अगर मैं अपने सिस्टम के हिसाब से देखूं तो ये आउटस्टैंडिंग को 10 करिए आप। इस 5,000 को क्या कर दूंगा? 7,500, 5,000, 2,500 आपका आखिरी में नील नहीं आना चाहिए। आखिरी में आपका 2,500 जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है वो आनी चाहिए आपकी। ध्यान से सुनिए एक बार फ्लो से। ये 10,000, उसके बाद 7,500, 5,000, 2,500। कहिए साहब, क्या कुछ समझ आया? पहले
अब आप इन वैल्यूज का एक रेशियो निकालिए। ओ भाई 2500 सीधा कट गए, 2500 इन सबको डिवाइड हो रहा है 2500 से, ये सारे आप सीधा ओरली कर सकते हैं 1 2 3 4। हाँ जी क्या 2500 से सीधा डिवाइड कर लो, 1 ये 2 ये 3 ये 4 सारे में तो 25 जीरो डालो पहले, फिर 25 50 75 100 5 से डिवाइड कर लो, रेशियो में आ जाएगा। रेशियो तो निकाल रहे हो, पहले जीरो काट लो, 2 जीरो कट गई, ये कट गई, कट गई। अब क्या रह गया 25 50 75 100, ये सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं 25 से हो रहे हैं डिवाइड, तो 1 2 3 4 आ रहा है ना। क्लियर है जी। अब आप मुझे बताइए आपका डिस्काउंट कितने का था? वो बराबर नहीं कटेगा, वो इस रेशियो में कटेगा 4:3:2:1 में। पहले वाले केस में आपने क्या करा था 2000 था, टाइम पीरियड में कर दिया आपने डिवाइड, अब टाइम पीरियड में नहीं होगा। अब कैसे है बेटा 2000 इंटू 4/10, आई थिंक इसका टोटल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चे? आई थिंक 800। 2000 इंटू 3/10 600। कितना आ गया बच्चे? दिस इज द फॉर्मेट जो आपको बनाना पड़ेगा। और हम ये सब क्या कर रहे थे, वो 2000 के डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करना है वो सीख रहे थे। पहले साल कितना राइट ऑफ कर रहे हो आप, तो एंट्री क्या हो जाएगी पीएन इंटू डिस्काउंट 800, फिर डिस्काउंट का बैलेंस कितना रहेगा 1200, फिर अगले साल क्या करोगे पीएन इंटू 600, फिर कितना रह जाएगा वो 600 रह जाएगा, फिर पीएन इंटू 400 200 बच जाएगा, 200 भी कट जाएगा अगली साल में। बताइए क्लियर है बच्चे? और मैं आपको एक बात बता दूं, यही फॉर्मेट आपको चाहे केस नंबर ए है चाहे केस नंबर बी, सर कैसी बातें कर रहे हो, केस ए और बी में कैसे होगा मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखना। अभी आप मुझे बताइए केस नंबर ए हमने करा था, कितने साल थे उसमें 4, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस था अगर मैं बोलूं फर्स्ट ईयर का उसका 10,000 ही था, तो लिखो ना, टेंशन की क्या बात है। दूसरे साल में भी कितना था, तीसरे साल में भी कितना था, हर बार 10,000 था। रेशियो क्या आ जाएगा 1:1:1, ये क्या रेशियो आ जाता, और मैं 2000 को कैसे काटता 1/4 तो सेम ही आता ना आंसर। तो समझ रहे हो वो टेबल अच्छे से हमको प्रेजेंट हो कैसे करना है, एकदम ऐसे करना है, 4 साल है, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ये रेशियो है, और ऐसे कट जाएगा रेशियो के अंदर। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड, छा गए बेटे आप। ओहो टाइम भी होने वाला है बस। है जी यही जीवन है बेटे, यही जीवन है। ब्रेक के बाद तो फिर आप एक बार गए तो आओगे नहीं, फिर 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद इसका आप इको की क्लास ले लेना, और या तो रात को प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बुला लेना, और अगर मॉर्निंग वाले बच्चे हैं तुम लोग चाहे नीचे बैठ के प्रैक्टिस कर लो, मतलब देखते हैं। चलो हेडिंग डाल लेना बच्चे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। लास्ट टॉपिक, मुझे तो पता ही नहीं लगा, बिल्कुल बच्चे इतने अच्छे हैं, पता ही नहीं लगा। आपको पता लगा? गर्मी परेशान है टॉप 5 बच्चों को, पर चीटिंग इतनी करी है, ये तो पेपर जो इस बार हुआ है वो हर बार होता होगा।
बहुत चीटिंग हुई है बेटे इस बार। नेक्स्ट डे नहीं दोगे? है, अरे भूल गया मैं, एक फॉर्मेट वो बनवाया था, पेरेंट्स के नंबर लेने थे तुम्हारे। सही नहीं कह रहा हूँ? यस सर। मैंने मैम को बोला था अभी, मैं जल्दी बोलता हूँ मैम को, एक फॉर्मेट बनाए। क्या लिख रहे बेटे? वो छोड़ूंगा नहीं मैं, बहुत मेहनत करानी है तुमसे। सेम नंबर है। हेलो, अरे मैम पेपर में वो फॉर्मेट था ना जिसमें पेरेंट के नंबर डालने थे, वो बोलो फटाफट एक बार ऊपर, एक 2 पेपर खाली हो और इनके नंबर लेना है, ठीक है? हाँ, अरे कैसे दूँ आपको ये पेपर? क्या है? हाँ दे दे, एक मिनट। मैम को एक बार मना कर दूँगा, दृष्टि नहीं, मैम को एक बार बोल दूँगा यहाँ पे ना, देखो और बेटे गलती से भी अपने किसी और का नंबर दे दिया तुमने, ठीक है? पेरेंट्स का ही देना, फादर का भी और मदर का भी। सेम नंबर है। ये कुछ ऐसा वो नहीं है, घबराओ नहीं, फोन वोन नहीं करना। लेकिन क्या है, अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं होगा ना तो तुम काम नहीं करते। बड़ा सिंपल सा ह्यूमन बिहेवियर है। फिर बात होगी तो बच्चे ज्यादा घबरा जाए ना, इसलिए जरूरत पड़ेगी तो कॉल करेंगे। अनुराधा मैम, फॉर्मेट वैसे तो मैंने करवा दिया बच्चों से ये। कौन कौन मैम? जो जो बच्चा वो था ना जो चीटिंग कर रहा था, उसके पेपर आप निकाल के रखो, वापस कर देंगे। इस बार करें, अगली बार से करूँ हैं? ताकि अगली बार ना जो भी बच्चा बात करेगा उसको लिख लेना कि पेपर चेक नहीं कर रहा हूँ। किसने? देव लेट आया था ना, कह रहा है कि मुझे मैम ने कहा कि अब नहीं हो पाएगा। सर मैंने ये नहीं कहा था, मैंने अगर मान लो टेस्ट, एक सेकंड रुको सर, 1 बजे टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, अगर 2 घंटे का टेस्ट है, 3 बजे मान लो ये 2 बजे आ रहा है तो मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा ना। हाँ। वो बात है। अरे लेट क्यों आया ये? नहीं बात करी है मैंने, अब क्या करें हम? है उसको सॉरी फील कर रहा हूँ। सॉरी फील नहीं कर, मैं बता रही हूँ, नहीं चल रहा था। देव और क्या नाम, मनीष बैठ गए, बातें हो रही थी। मैंने 3 बार बोला इनको पूछो कि बाहर जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर नहीं गए। चलो मैं करता हूँ उनको। यार तुम यार अनुराधा मैम की बातें माना करो यार, मैम इतनी मेहनत करके यार मानती नहीं हो बात, माना करो यार मैम की बात। यार क्या है, बड़ी दिक्कत आती है यार, मैम मेहनत भी करती है, परेशान भी होगी। हाँ किसने? मैडम वहाँ जरूरत पड़ती है, वहाँ डांटते हैं। एक तो पेपर मार्क हो रहा है, बातें चल रही हैं, ऐसे थोड़ा होता है, समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना, माहौल थोड़ा बनता है टेस्ट का। मैंने मैम को डांटा है मैंने कि मैम आप कंट्रोल करो, बच्चों ने और हल्ला मचा दी, मुझे लग रहा है इस बात पर। ठीक है मैम, अगली बार आप पेपर ले लेना। इसी बार करोगे?
बढ़ेंगे बढ़ेंगे ना, लिखो। लिखो चलिए आइए, फादर नंबर पे लिखना, जल्दी लिख ले। चलिए एक बार लिख रहे हैं सारे बच्चे, एक बार आइए हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट पर आइए एक बार। नहीं यार, थोड़ा ना कलेक्टिव एफर्ट से वो करो, थोड़ी बातें होती है ना, दिक्कत आती है इंस्टीट्यूट लेवल पे, दिक्कत होती है, वो डेकोरम मेंटेन रखना है। चलिए अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर जैसे आपको कभी भी लोन लेना है तो क्या कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है? अगर सपोज करो तुम्हें एक कार लोन लेना है तो सिक्योरिटी क्या देते हो आप? अगर एक्टिवा या कार खरीद रहे हो, क्या सिक्योरिटी? वो कार खुद ही सिक्योरिटी होती है, ठीक है। अगर आप उसकी रीपेमेंट नहीं करते हैं तो वो कार बेच सकता है बैंक। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो तो वो जो घर होता है उसके पेपर बैंक के पास होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी और मैंने लोन लिया तो वो प्रॉपर्टी के मेरे पास नहीं है, वो प्रॉपर्टी के पेपर किसके पास पड़े हुए हैं? बैंक के पास, ठीक है। तो ये होती है मेन सिक्योरिटी, गिरवी क्या रखा है? मेन। एक होता है एडिशनल सिक्योरिटी कि चलो वो तो हो गया, लेकिन फिर भी अगर बैंक को कंफर्ट नहीं आ रहा, बैंक कह रहे नहीं यार थोड़ा सा और सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? कोलैटरल सिक्योरिटी। यू कैन से कोलैटरल सिक्योरिटी इज एडिशनल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है बच्चे? एडिशनल सिक्योरिटी। बहुत आराम से देखिएगा, 5-10 मिनट में कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, फिर हमारी प्रैक्टिस की गेम रह जाएगी बच्चे। कंपनी जो है, कंपनी एक बैंक के पास गई और वो बैंक का नाम है यस बैंक, and company took a loan of ₹1 crore। कितने का लोन लिया बेटा कंपनी ने? यहां पे कोई अभी तक कोई सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही, ठीक है। और कंपनी ने क्या करा है? प्रॉपर्टी के पेपर्स भी दे दिए हैं। कंपनी ने सबमिट कर दिए प्रॉपर्टी पेपर्स, और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या थी? 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है, और उसके पेपर्स सबमिट कर दी। अब आप मुझे बताइए, क्या बैंक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता होगा? बिल्कुल भाई, लोन दे रहा है तो 1 करोड़ के ऊपर कितना ब्याज चार्ज कर रहा है? अभी तक कोलैटरल पिक्चर में ही नहीं आया। एक नॉर्मल सी बात है, कंपनी लोन लेने गई है, उससे बोला सिक्योरिटी, उसने प्रॉपर्टी के पेपर रखवा दिए और लोन मिल गया। आप मुझे बताइए, व्हाट एंट्री विल कंपनी विल पास? कंपनी को लोन मिल गया है, लोन की एंट्री डालनी है, क्या एंट्री डालो? एग्जैक्टली। तो कंपनी क्या एंट्री डालेगा बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू बैंक लोन। एकदम सेटल्ड कहानी है। जब मेरे को लोन मिल रहा है, मेरा बैंक बढ़ रहा है और बैंक लोन, सर मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए, इसकी कोई एंट्री होती है क्या? कोई एंट्री नहीं, ठीक है। अब मुझे बैंक ने समझाया, बैंक ने कंपनी को समझाया कि ये सिक्योरिटी ना सफिशिएंट नहीं है। बैंक कह रहा है कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर 2 करोड़ के हैं। कह रहे हाँ ठीक है, आपके 2 करोड़ के होंगे पेपर, हमारे नॉर्म्स है, बैंक का रूल है कि हमें और सिक्योरिटी लेनी है। तो उस कंपनी ने बोला उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो कह रहे कंपनी तुमको डिबेंचर्स इश्यू करने पड़ेंगे, इश्यू और डिबेंचर्स। और मैं लोन लेने गया था 1 करोड़ का, वो मुझे कह रहे हैं और डिबेंचर इश्यू कर दो एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सर ये बात बहुत अजीब लग रही, बहुत अजीब बात है। तो बेसिकली बैंक क्या बोल रहा है, अगर आप सोचो, Yes Bank wants the company to issue
डिबेंचर्स एज कोलैटरल। बहुत अजीब बात है सर, क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा क्या मेरी लायबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी और ज्यादा? ऑलरेडी बैंक टू बैंक लोन है, 1 करोड़ की लायबिलिटी है। मैंने पूछा भाई कितने के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, वो कह रहे 1 करोड़ इशू कर रहे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर ₹1 CR। मैंने कहा लो जी लो, यानी कि 10 लाख डिबेंचर्स जिसकी पार वैल्यू 10। और मैंने कहा सर अगर मैं और इशू कर दूंगा तो लायबिलिटी आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि रियल नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल, क्या कंपनी को बैंक लोन पे भी इंटरेस्ट देना और डिबेंचर से भी देना है? कोई डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देने की जरूरत आपको नहीं होती। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? फॉर ₹1 करोड़ नहीं, फॉर ₹1 करोड़। तो बैंक कह रहे हैं मैं आपको लोन देने को तैयार हूं। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मेरे को लोन मिल गया बैंक टू बैंक लोन। अब वो कह रहे हैं कि अब तू डिबेंचर्स इशू करेगा, कितने रुपए के इशू करेगा? 1 करोड़। इसके अंदर 2 केसेस होते हैं, हमको को समझना है। केसेस की जगह मैं बोलूंगा देयर आर 2 मेथड्स टू इशू द डिबेंचर। मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 लिखिए, मेथड नंबर 1 लिखिए। There is no need. Method number 1. There is no need to pass any journal entry. There is no need to pass any journal entry for issue of debentures as collateral security. For issue of debentures as collateral security. Full stop. The fact, FACT, fact that debentures are issued, the fact that debentures are issued shall be disclosed in notes to accounts. In notes to accounts. Full stop. और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड ICAI भी कहता है कि पहला मेथड बिल्कुल ठीक है। जब रियल में लायबिलिटी नहीं आ रही, मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा। आप एक बात बताइए, क्या मैं डिबेंचर इशू करूंगा, पैसा देगा बैंक? और मुझे तो लोन देते थे बैंक टू बैंक लोन। अब क्या करूं, मैं डिबेंचर इशू करूं, वो पैसे देगा? सर जी लायबिलिटी चाहिए 1 करोड़ की, और थोड़ा ना आ जाए। तो ये मेथड बिल्कुल लॉजिकल है, ब्रैकेट में लिख दिया लॉजिकल मेथड। मेथड नंबर 2, आप एक जर्नल एंट्री डालेंगे। मेथड नंबर 2 कहता है एक एंट्री डलेगी। क्या एंट्री डलेगी सर? 2% डिबेंचर। ओ माय गॉड। मेथड नंबर 2 कहता है कि डिबेंचर्स तो इशू होंगे भैया, कितने के मालूम है? 1 करोड़। बड़ी अजीब बात है। आपको क्या लग रहा है, बैंक डेबिट करूंगा? डिबेंचर सस्पेंस 1। बहुत ध्यान से देखिएगा। डिबेंचर सस्पेंस को किधर दिखाना है अपने को? एसेट साइड में, और कहां पर? अदर नॉन करंट एसेट्स। आपको लिखना पड़ेगा बात। अभी जब क्वेश्चन देखेंगे एकदम रेलेवेंट बातें लिखवा रहा हूं आपको। डिबेंचर सस्पेंस देखो, आप मुझे बताइए क्या ये मेरी लायबिलिटी जेन्युइन है या फर्जी है? फर्जी लायबिलिटी, क्या बात कर लो, और डिबेंचर इशू हो रहे हैं। तो लायबिलिटी फर्जी है तो एसेट भी तो फर्जी होगा ना। तो एसेट की इसको किधर दिखाऊंगा मैं? एसेट साइड पे, वेयर नॉन करंट लायबिलिटी। रही बात डिबेंचर्स की,
तो इसको कहाँ पे दिखाऊंगा? नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके नीचे ये होता है, वैसे आप लिख, बस ये वर्ड्स नाम लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरो। क्लियर है जी? बस बेटा हमको यही एंट्री डालनी होगी बस, ठीक है। 2 मेथड है, बस 2 लाइनें लिख लीजिए और डन है बेटा ये मेथड। आप 2 लाइनें लिखनी है, बोलो वो। The entry passed above will be reversed on repayment of entire loan. On repayment of entire loan. एक बात बताओ, अगर आप लोन सारा पे कर दो तो भी क्या चलता रहेगा? नहीं। जब बैंक से रिलेशन ही खत्म हो जाएगा, मैंने बैंक को पैसा देता जा रहा हूँ, बैंक लोन पूरा 1 करोड़ वापस कर दिया मैंने, तो मैं इस एंट्री को भी क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, द कंपनी is not required to pay interest on debentures, comma, it is only required on debentures, comma, it is only required to pay interest on bank loan. है ना, बैंक लोन पे देना ना मेन तो इंटरेस्ट। बस बेटा लास्ट पॉइंट, जो मतलब मेन की सारी की पूरा चला गया। एक बात बताओ, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया ना रीपेमेंट में, तो ये लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो जाएगी एक्चुअल लायबिलिटी। तो बैंक डरा के रखेगा कि अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया ना, तो 1 करोड़ का लोन तो चल रहा है, डिबेंचर्स और चलना स्टार्ट। समझ रहे हो कि ये क्यों है? इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स, लास्ट लाइन लिख दीजिए, इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, if the company defaults in repayment of bank loan, comma, the liability of debenture, if the company defaults in repayment of bank loan, comma, the liability of debentures crystallize का मतलब it becomes actual liability. क्रिस्टलाइज और ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्चुअल लायबिलिटी। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे एकदम? इससे 1% ऊपर नहीं है कोई भी बात, आपके रजिस्टर में ही है अब सारी बात। समझ रहे हो? 1% ऊपर नहीं, तो आप ये कह सकते हैं अब लास्ट डे, अगर आप ये सारा पढ़ते हो, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाया बच्चे हमने, सारे पॉइंट इसमें, ठीक है। आपको 10-15 मिनट आखिरी दिन का रिवीजन में लगना चाहिए और उसके बाद प्रैक्टिस होनी चाहिए। बताइए साहब, क्लियर है? बेटे आपको क्वेश्चंस बुला रहे हैं क्या? आप क्वेश्चन को बुला रहे हो? हाँ जी, यार ब्रेक लेना मेरी अगली क्लास है 3:30 से 7:30, उसके बाद वही वो इको का उसके बाद वो है
इवनिंग वाले बच्चे कितने बजे आएंगे मेरे पास? 5 बजे? नहीं आएंगे सर। सर आप हाँ, मैं तो 1 बजे से 5 बजे सर लेकिन 5 बजे आप पढ़ाओ। चलो ठीक है, लेकिन देखो मैं आपको बता रहा हूँ, रात को एक बार बुलाऊंगा, कुछ भी नहीं होना, बट लॉग इन करके मेरे को प्रैक्टिस करानी है आपको, ठीक है? मैंने कुछ बोलना नहीं है, हाँ मैं लॉग इन करूंगा और बोलूंगा ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे और उसको डन। आधा घंटा मैडम, 40 मिनट्स मैक्सिमम। और वो भी ये है कि मैं स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन, में बोलूंगा ये सॉल्व करो, बोलूंगा अगला सॉल्व करो, ऐसे करके, ठीक है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्लास पे हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करेंगे, ठीक है जी? मेरी कोशिश ये है कि 2 हफ्ते में जो आपका टेस्ट है वो सारा का सारा, और कौन सा चैप्टर है इसके बाद? इन्वेंट्रीज, शेयर कैपिटल भी है इसमें, ठीक है? चलिए ओके, ऑनलाइन भी सब बच्चों को क्लियर है? युवान, रिया, यश, शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर, ये सारे मतलब शेयर कैपिटल वाला दिया था ना आपने सारा। ठीक है, सर आप बोला ये क्रिस्टलाइज तो 1 मिनट, चलो ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।